हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी भारतेंदु युग में जो है निकलने वाली पत्रिका युग्म क्या है। तो भारतेंदु युग में जो निकलने वाली जो पत्रिका है आपकी, वह क्या होनी चाहिए? वह आपकी है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ठीक है, यही जो है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, तद्धौ पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्धौ पत्रिका, ठीक है, तो देखिए तद्धौ पत्रिका के संपादक का जो नाम है वो अखिलेश है। ठीक है, अखिलेश जो थे वो तद्धौ पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो आप ध्यान दीजिए, सूरसागर किसकी रचना है? ठीक है, तो सूरसागर आपकी रचना किस में है? ब्रज में है। ठीक है, सूरदास की यह रचना है सूरसागर। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी जो रचनाएं हैं यह सूरदास की हैं और ये ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? यानी इसमें देखिए भारत तो है नहीं, भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाएगा, और वो देश है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है, कौन सा रासो है जो आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा? परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो जो है यह इसे जो है आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। आल्हा खंड के नाम से परमाल रासो जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नामवर सिंह को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? नामवर सिंह को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कवि हैं, तो अष्टछाप में 8 कवि थे और इसमें से जो आपके अष्टछाप के कवि आएंगे वो हो जाएंगे सूरदास। ठीक है, सूरदास को अष्टछाप के कवियों में रखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? यानी भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो भक्तिकालीन कवि के लिए आपका देखिए ये सूरदास जो हैं ये भक्तिकालीन कवि हैं, कबीरदास भी हैं, तुलसीदास भी। इसमें बिहारी जो है यह भक्तिकाल के कवि नहीं माने जाते हैं, ये भक्तिकालीन कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सी हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है? यानी हिंदी भाषा के लिए प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है किसे माना जाता है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं आप लोग बताइए। ठीक है, तो हिंदी भाषा में विख्यात बोलियां 5 हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में जो विख्यात बोलियां आती हैं वो 5 आती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य विभाजन का काल नहीं है? भक्तिकाल है, रीतिकाल है। भक्तिकाल है ना, देखिए रीतिकाल भी, आधुनिक काल भी था। आधुनिक काल अभी जो आधुनिक समय में था, इसमें संयुक्त काल का कोई काल हिंदी में नहीं माना जाता है। यानी जो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल कोई भी काल विभाजन में नहीं आता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए था? चिदंबरा के लिए। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो देखिए
ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो माना जाता है वो सौरसैनी से माना जाता है। ब्रज भाषा का जो विकास माना जाता है वो सौरसैनी से माना जाता है, तो इसके लिए आपका आ जाएगा सौरसैनी आ जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आप बताइए किस काल की रचना है? ये आदिकाल में आता है। ठीक है, रासो वाले ज़्यादातर रासो वाले जो हैं आदिकाल में ही आते हैं, और ये पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के, तो निर्गुण भक्ति, निर्गुण और सगुण दो था, तो निर्गुण वाले में जो थे आपके वो कबीरदास आते थे। ठीक है, निर्गुण वाले में कबीरदास जो है आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले कौन सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो सुझाने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है भाषा का नाम हिंदी के लिए सुझाया था। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? तो मर्यादा जो है किस युग की पत्रिका थी? तो मर्यादा जो आपकी पत्रिका आती थी वह द्विवेदी युग में आती थी। ठीक है, मर्यादा जो पत्रिका आती थी वह द्विवेदी युग में आती थी, इस नाते यह द्विवेदी युग की पत्रिका हो जाएगी। ठीक, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि आता है। ठीक है, स्पेशल ब्राह्मी लिपि जो आता है वह ज़्यादातर भारतीय विकास के लिए, भाषाओं के विकास के लिए आता है। अगला है, भारोपी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो भारोपी शब्द जो है, यह स्वाभाविक सी बात है, आप जान रहे हैं इसको कि भारोपी जो शब्द आएगा वो हिंदी भाषा से संबंधित आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा कौन सी थी? संस्कृत से पाली आपको मिला था ना, इसलिए पाली भाषा जो हो जाएगी वो अपभ्रंश के बतौर आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा जो लिखी जाती है वह कहीं दूर न जाइए, देवनागरी को करिए। मराठी भाषा की जो लिपि लिखी जाती है वह देवनागरी के साथ ही जो है लिखी जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी का विकास करने के लिए जो है जो प्रचार सभा बनाई गई है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, दक्षिण भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो मुख्यालय बनाया गया है वो चेन्नई में बनाया गया है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आप जान ही रहे हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिए, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप क्या है? तो इस समय देखिए हिंदी भाषा का जो प्रचलित रूप आपको मिल रहा है वो खड़ी बोली मिल रहा है। शहरों में या जो प्रचलित रूप में मिल रहे हैं वो आपके खड़ी बोली मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये खड़ी बोली हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अगर आप देखते हैं तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका अपभ्रंश हो जाएगा। हिंदी भाषा का जो जन्म आएगा वो अपभ्रंश के लिए आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए देखिए, जो काव्य भाषा के रूप में हमेशा प्रयोग की गई है, आपने देखा होगा, इसके लिए ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा को ही हम काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, हिंदी में, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? तो हिंदी भाषा को किस वर्ग की भाषा माना जाता है? सांकेतिक नहीं है। राष्ट्रभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु दक्षिणी जो राज्य हैं उनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया है। तो राष्ट्रभाषा भी नहीं है, तकनीक भाषा भी नहीं है, ये राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी आप जान ही रहे हैं कि
इनके आधार पे किस में बोली जाएगी भाई, भारत में ही बोली जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगले प्रश्न की देखते हैं, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को संविधान में जो है शामिल किया गया था। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसके कारण 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है किस तिथि को हिंदी को, देखिए उसी से संबंधित है, ये उसी से संबंधित है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 जो आपका विकल्प होगा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 जो था ये आपका था, यानी आपका पहला विकल्प नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसीलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? यानी पूर्वी राजस्थान, तो देखिए पूर्वी राजस्थान में ढूढ़ाड़ी जो है ज़्यादातर बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी हो जाएगी? आपकी ढूढ़ाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ढूढ़ाड़ी बोली जो है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? निम्नलिखित में से हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी। कन्नौजी, बांगरू, अवधी। देखिए तीनों जो भाषाएं हैं, ये कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये तीनों जो होती हैं हिंदी के ही बतौर प्रयोग में लाई जाती है, यानी ये तीनों हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राजभाषा का प्रावधान है? यानी जो है, जो अब आपको इस हिंदी भाषा को संविधान में लिया गया, तो संविधान में उसे कहाँ जगह मिली? तो देखिए यह जगह जो मिली थी वो अनुच्छेद 343 से 351 तक मिली थी। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है वो हिंदी भाषा का जिक्र पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अन्य कुछ भाषाएं भी हैं जो अपना डिमांड कर रही हैं कि उनको भारतीय संविधान में जगह दिया जाए, जिस पे जो है बातें चल रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 5वें की बात कर रहा है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 5वां जो आपका हिंदी सम्मेलन हुआ था वो पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन में हिंदी के लिए 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? यानी ब्रजभाषा के लिए साहित्य से संबंधित प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए ब्रजभाषा के लिए जो आपका प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ आता है वो आपका आ जाएगा लोरकहा। ठीक है, वो आ जाएगा आपका लोरकहा आ जाएगा। ठीक है, लोरकहा नहीं, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, लोरकहा नहीं आना चाहिए, इसमें आपका आ जाएगा प्रद्युम्न चरित्र। ठीक है, देखिए प्रद्युम्न चरित्र आएगा, लोरकहा नहीं आएगा, इसमें प्रद्युम्न चरित्र आ जाएगा। ठीक है, ब्रजभाषा के लिए जो है प्राचीनतम जब उपलब्ध ग्रंथ को देखते हैं तो प्रद्युम्न चरित्र आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है, यानी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी पश्चिमी हिंदी में जो बोली नहीं जाती है वो कौन सी है? तो देखिए बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, ये जब आप पश्चिमी हिंदी की ही भाषा है, इसमें बघेली नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जो है ये बघेली नहीं आएगा। ठीक, ये बघेली आपका जो है पूरब साइड में बोला जाता है, तो ये बघेली इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो देखिए अब यहाँ जो है छत्तीसगढ़ी बोली के लिए हम देखेंगे कि कौन होगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ी बोली, आप देखिए जो छत्तीसगढ़ है वो आपके पूर्वी साइड में पड़ेगा, तो ये पूर्वी हिंदी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पूर्वी हिंदी के बतौर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ब्रजभाषा की कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? अब ब्रजभाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? यानी ब्रजभाषा को हिंदी में किस हिंदी के अंतर्गत जो है रखा गया है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो स्वाभाविक सी बात है यह पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? तो मगही
तो मगही आपकी क्या हो जाएगी? मगही आपके लिए छोड़ें, इसे कमेंट में जो है कमेंट करके बताइएगा कि यह कहाँ की भाषा है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके लिए है। ओके, थैंक यू।